हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशबू चौधरी एंड वेलकम टू आवर चैनल बी स्टडीओटिक। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एमपीएससी 007 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2, जिसमें हम कवर करेंगे आपके जून 2024 में जो एग्जाम्स हुए हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर और इंस्टा पे हमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर आपको इन सभी वीडियोज़ के फ्री PDF अवेलेबल होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात देखो। अगर आप ऑब्वियसली बात, आप इग्नू के स्टूडेंट है या फिर आप सोल के स्टूडेंट है तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो इग्नू और सोल में ना एक पैटर्न चलता है जिसमें क्या होता है कि आपकी पूरी बुक में से आपका क्वेश्चन पेपर नहीं बनता है। मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 to 6 यूनिट से ही आपका एग्जाम बनता है। जैसे कि बात करें दिसंबर 2023 और जून 2024 में जो आपका पेपर बना है वो यूनिट 1 से लेके 7 के बीच बना है। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेम चैप्टर्स में से दिसंबर में क्वेश्चन बना है और सेम में से ही जून में। लेकिन हो सकता है इस बार भी इसी में से बने या फिर जो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स हैं उनमें से बने। तो हम करेंगे दिसंबर 2023 के क्वेश्चन जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं। चैनल पे वीडियो है, आप जाके देख लीजिए। जून 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद हम करेंगे यूनिट 8 से लेके 17 तक सारे चैप्टर में से एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। टाइम बहुत कम है, सारे चैप्टर्स तो नहीं कवर कर सकते अभी हम, लेकिन हम क्या करेंगे एक चैप्टर में से एक क्वेश्चन ले लेंगे जिससे कि एटलीस्ट आप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो बनाकर लिख दो। सो वीडियो को जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सब में ज़रूर शेयर करना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 to 5 हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्कस द चेंजिंग स्टेटस ऑफ इंडियन स्टेट सिंस इंडिपेंडेंस। आज़ादी के बाद से क्या क्या चेंजेस आए हैं इंडियन स्टेट्स के अंदर। ठीक है, The status of states in India has changed over time as the country has developed and evolved politically। ये कह रहे हैं कि देखो टाइम के साथ साथ ना चीज़ें बदलती हैं, है ना। डेवलपमेंट में भी ना बहुत सारे चेंजेस चाहिए होते हैं तभी तो चीज़ें डेवलप होंगी। तो इतने सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं बहुत सारे। अब वो क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, वो हम देखते हैं। पहला है आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947। When India gained independence from British, the country was made up of princely states and provinces. These regions were reorganized to form a united country। देखो ये कह रही है कि जब हम आज़ाद हुए थे ना 1947 में, हम अंग्रेजों से आज़ाद हुए थे, तो हमारा जो देश था, यहाँ पे हमारे देश में जो प्रिंसली स्टेट्स और प्रोविंसेस थे ना, इनसे मिलके स्टेट्स बने हुए थे। ठीक है, और लेकिन इन सभी को मिलाना बहुत ज़रूरी था अगर हमें एक यूनाइटेड देश बनाना था, एक पूरा भारत बनाना था, है ना, कंप्लीट। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स। 1950 में अब स्टेट्स को फॉर्म करना हम शुरू करते हैं। इनिशियली स्टेट वर क्रिएटेड बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल रीजन्स एंड प्रिंसली स्टेट्स। देखो पहले के टाइम पे क्या होता था, मतलब उस टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे कि जो स्टेट्स थे ना, जो राज्य थे, वो उनकी हिस्ट्री के बेस पे, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके बेस पे बनाए जा रहे थे, उनकी बाउंड्रीज उसके बेस पे सेट की जा रही थी। However, there was growing demand to reorganize state based on language। लेकिन अब क्या था, अब डिमांड बढ़ गई थी यहाँ पे कि लैंग्वेज के बेस पे आप बनाना शुरू करो स्टेट को। सो इन 1956 द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास्ड। 1956 में आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो भी स्टेट्स थे वो लिंग्विस्टिक लाइंस में बन रहे थे, लिंग्विस्टिक बाउंड्रीज में बन रहे थे। जैसे कि हम क्या देखते हैं, पंजाबी बोलने वाले पंजाब में, हरियाणवी वाले हरियाणा में रहते हैं, है ना, ऐसे गुजरात वाले गुजराती, है ना, राजस्थान राजस्थानी, ऐसे सब। So this act reorganized India's state along linguistic lines, which mean people who spoke the same language would be part of the same state। जैसे मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से स्टेट्स को फिर बनाना शुरू किया। अब क्या हुआ, क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। 1960 to 2000 क्या क्या स्टेट्स का क्रिएशन हुआ। Over the years, demands for new states have emerged from different regions that wanted better governance or recognition of their identity। देखो आपको पता है क्या, अभी भी अगर हम करंट टाइम की बात करें ना, आज की बात, तो अभी भी 45 से ज़्यादा जो नए स्टेट्स बनने की डिमांड है ना, वो सरकार के पास है। अभी भी सरकार के पास फाइल बनी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर डिमांड उठ रही है, हरित प्रदेश बनाओ, है ना, एक अलग से पूर्वांचल बनाओ, एक जाटलैंड बनाओ, ऐसे करके। मिजोरम के अंदर डिमांड है और मुंबई महाराष्ट्र के अंदर डिमांड है, ऐसे करके।
तो ये कह रहे हैं कि अब क्या रहा था, और नए स्टेट्स की डिमांड आ रही थी तो और नए स्टेट्स बन रहे थे, क्योंकि देखो हर कोई चाहता है कि उसको ना सब रिकॉग्नाइज करे, उसकी आइडेंटिटी को सब जाने पहचाने, है ना। तो जैसे कि इसके एग्जाम्पल है, 1960 में बॉम्बे से आपका महाराष्ट्र गुजरात बना दिया गया। 2000 के अंदर उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया, बिहार से झारखंड को, और एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से आपका छत्तीसगढ़, और जो लास्ट है वो आपका है 2014 में तेलंगाना वॉज क्रिएटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, है ना। आंध्र से आपका तेलंगाना को अलग किया गया। तो ऐसे क्रिएट किए गए न्यू स्टेट्स 1960 टू 2000 के बीच में। अब आते हैं यूटीज यानी कि यूनियन टेरिटरीज। इंडिया ऑल्सो हैज़ यूटी विच Okay, so India also has UTs, which are regions directly governed by the central government. Some UTs like Delhi and Puducherry have their own legislature, while others like Lakshadweep do not. ये कह रहे हैं हमारे पास स्टेट्स भी हैं, हमारे पास यूटीज भी हैं, यूनियन टेरिटरीज भी हैं, जिनमें कि जो आपका दिल्ली है, पुडुचेरी है, इनके पास इनका खुद का लेजिस्लेचर है, लेकिन जो लक्षद्वीप और बाकी हैं उनके पास नहीं है, ठीक है। इसके अलावा है रिसेंट चेंज जो कि आपका 2019 में हुआ है। इसमें क्या हुआ है कि a major change happened in 2019 when Jammu and Kashmir, which was a state, was reorganized into two UTs, Jammu and Kashmir and Ladakh. So this change was part of the government effort to improve governance and development in the region. ठीक है। अभी आप अच्छा आपको पता है स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज करने के बाद क्यों करते हैं लोग? ताकि उनका जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उनका जो पर्टिकुलर आपके जो रिलीजन है या जो वो लैंग्वेज बोलते हैं, उसको से पहचाने, सरकार उन पे ध्यान दे, है ना, उनको बढ़ावा दे, ठीक है, इसीलिए चाहते हैं। तो यहीं पे 2019 में भी काफ़ी बड़ा चेंज होता है, जो कि आपका हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख का देखने को मिलता है। और इनको अलग क्यों किया गया? ताकि वहाँ पे गवर्नेंस इम्प्रूव हो सके, है ना। एक इंसान इतना सब संभाल रहा है, इससे अच्छा तो उसका बंटवारा कर दो और अलग अलग इंसान को उसकी जिम्मेदारी दे दो, फिर सब अपने अपने जो भी उनको हिस्से का काम मिला है उसको अच्छे से कर लेंगे और उस रीजन में डेवलपमेंट भी अच्छी होगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कस द ग्रोथ एंड आइडियोलॉजी ऑफ बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी की ग्रोथ और आइडियोलॉजी बतानी है। सो देखो ग्रोथ की अगर बात करें, सो कांशीराम जी ने 1984 में इसको बनाया था स्पेशली दलित्स के लिए। ये पार्टी बनी थी दलित ऑर्गेनाइजेशन और मूवमेंट से दलित्स को ऊपर उठाने के लिए, ठीक है। सो फाउंडेड इन 1984 बाय कांशीराम टू रिप्रेजेंट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप स्पेशली दलित, grew from Dalit movements and organization that opposed caste discrimination। ये पार्टी किसके खिलाफ थी? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव के खिलाफ थी। The party gained power mainly in UP, forming the state government multiple times, most notably under मायावती's leadership। ये पार्टी बहुत अच्छा कर रही थी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर काफ़ी बार इनकी सरकार भी बनी, और मोस्ट नोटेबली अगर आप देखो तो मायावती की लीडरशिप में बहुत बार सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ी बात थी, क्योंकि एक तो फीमेल, ऊपर से दलित, और इतनी बार सरकार बनाना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पार्टी का भार सब यही उठा रही थी। While its main base in UP, the party has tried to expand to other state but with limited success। ये जो पार्टी थी यूपी में बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन इन्होंने कोशिश की कि अब इंडिया में बाकी स्टेट्स में भी पैर रखें, लेकिन बहुत ही लिमिटेड सफलता मिली, बहुत ही लिमिटेड सक्सेस मिली, ठीक है। Over the past decade, the party has seen a decline, partly due to competition from other parties that also target marginalized community। अब क्या हो रहा था, ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा होने लग गई थी, दलित्स के लिए भी एसपी बन गई, इसके अलावा मुलायम सिंह और कौन है वो आपके लालू, है ना, इन सब ये सब कहीं ना कहीं यादव को लेके चल रहे थे जो कि ओबीसी में आते हैं। इसके अलावा कांग्रेस अलग चल रही थी, बीजेपी अलग चल रही थी, कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारी पार्टीज थी। तो अब सबको ये चीज़ें समझ आ गई थी कि अगर अपना वोट बेस बढ़ाना है तो आप कास्ट को, रिलीजन को, है ना, कम्युनिटी को, इन सबको टारगेट करके चलो। तो इसी सब के चलते कहीं ना कहीं ये पार्टी पीछे रह गई। अब बात करते हैं इसके आइडियोलॉजी की। आइडियोलॉजी की बात करें तो अम्बेडकराइट आइडियोलॉजी, यानी जो बहुजन समाज पार्टी थी वो डॉक्टर अम्बेडकर के थॉट से इंस्पायर थी, जिनका मानना था कि समाज में न्याय होना चाहिए, दलित्स को एम्पावरमेंट करना है, उनको अपलिफ्ट करना है, ठीक है। सो द बीएसपी इज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स थॉट ऑन सोशल जस्टिस एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस एंड अदर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। बहुजन आइडियोलॉजी, देखो बहुजन का मतलब होता है मेजॉरिटी, तो इस पार्टी की सीधी सीधी आइडियोलॉजी थी कि जो दलित्स हैं, ओबीसी है, या जो माइनॉरिटी है, क्रिश्चियनिटी है ना, सॉरी क्रिश्चियंस हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो भी मार्जिनलाइज ग्रुप हैं, जो भी माइनॉरिटी हैं, उन सबको इकट्ठा करके बहुजन बनाएंगे, मेजॉरिटी में लेके आएंगे, है ना, पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। सो द पार्टी प्रमोट्स द आइडिया ऑफ बहुजन मेजॉरिटी एंड एम्स टू यूनाइट दलित, ओबीसी, आदिवासी एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज हु मेक अप द मेजॉरिटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। अगली आइडियोलॉजी थी ऑपोजिशन टू अपर कास्ट डोमिनेंस। सीधा सीधा जो ब्राह्मण्स थे, जो कि वर्ण सिस्टम में, हायरार्की में सबसे ऊपर बैठते हैं, उनकी जो डोमिनेंस थी उसके खिलाफ थी ये पार्टी। वर्ण सिस्टम पता है ना हमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्राज, है ना। तो बीएसपी कोर बिलीफ इज टू चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ अपर कास्ट लाइक ब्राह्मण्स इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट आर एथनिक मूवमेंट्स? जातीय आंदोलन क्या होते हैं? देखो, पहले समझेंगे एथनिसिटी क्या होता है। ठीक है, सो एथनिसिटी रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर कॉमन कल्चर ट्रेट्स सच एज लैंग्वेज, रिलीजन, ट्रेडिशन, एंसेस्ट्री। देखो, एथनिसिटी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ग्रुप जिसमें जितने भी लोग हैं, 10, 20, 50, 100, 1000, 2000, वो सब सेम लैंग्वेज बोलते हो, सेम उनकी हिस्ट्री है, सेम उनका कल्चर है, सेम उनका रिलीजन है, सेम एंसेस्ट्री है, सब कुछ सेम है, तो वो एक एथनिक ग्रुप है ना। So it's about belonging to a community with shared identity and history which makes them distinct from others. जो पंजाबी हैं, एक ग्रुप है 50 लोगों का, उसमें से पंजाबी हैं, तो वो एक एथनिक ग्रुप है क्योंकि वो पंजाबी बोलते हैं, उनका सेम खाना है, सेम कल्चर है, सेम फेस्टिवल वो सेलिब्रेट करते हैं, सेम मतलब पंजाब के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो यही जो उनकी आइडेंटिटी है, ये उनको डिस्टिंक्ट यानी कि अलग बनाती है, किससे? गुजरातियों से, राजस्थानियों से, मराठियों से, है ना। तो एथनिसिटी का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो लोग हैं वो सब कुछ शेयर करते हो, रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर, हर एक चीज़, और वही चीज़ उनको औरों से अलग बनाती है। सो एथनिक मूवमेंट्स आर एफर्ट्स बाय ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर द सेम एथनिक आइडेंटिटी सच एज रेस, कल्चर, लैंग्वेज और रिलीजन टू सीक राइट्स, रिकॉग्निशन, इक्वालिटी। तो एथनिक मूवमेंट्स होते हैं जब एक पर्टिकुलर जो आपकी कास्ट के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं, ग्रुप के लोग हैं, वो आवाज़ उठाते हैं किसके लिए? राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए, रिकॉग्निशन के लिए। हर कोई चाहता है, पता है, सब उसको रिकॉग्नाइज करें। आप भी चाहते हो, मैं भी चाहती हूँ, हर कोई चाहता है। ऐसी पार्टीज भी मान लो कि देश, अच्छा इसका एग्जांपल एक बहुत अच्छा है, मान लो 26 जनवरी में जो परेड होती है उसमें झांकियाँ निकलती हैं राज्यों के, यूटीज़ के, इन सब की। अगर कोई भी स्टेट रह जाता है तो वो ना बहुत ज़्यादा हर्ट करने वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि मान लो आप एग्जाम्पल ले लो, आप एमपी का एग्जाम्पल ले लो, एमपी की झांकी ना आए तो कितना बुरा लगेगा वहाँ के लोगों को। वो भी तो यार इंडिया का हिस्सा है, वो भी तो चाहते हैं कि सब उनको जाने, सब रिकॉग्नाइज करें, सब उनका कल्चर देखें, रिच कल्चर देखें, है ना। तो ये एथनिक मूवमेंट्स होते हैं जब लोगों को कहीं ना कहीं लगता है कि उनको ऑपरेस किया जा रहा है, या फिर उनको उनके राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनको उनके साथ इक्वालिटी नहीं हो रही है, तब। ठीक है, These movements often arise when the ethnic group feel oppressed. ये movements होते हैं जब ethnic groups को oppressed feel होता है, discriminated feel होता है, और समाज के अंदर खुद को marginalized feel करते हैं। Examples देख लो, बहुत डिटेल में लिखा नहीं था क्योंकि हम सभी ऑलरेडी जानते हैं, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। एथनिक मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है पंजाब, जिसमें आपका खालिस्तानी मूवमेंट यानी कि आपकी एक सिख होमलैंड की डिमांड की जाती है, एक सेपरेट लाइन की डिमांड की जाती है जो कि सिर्फ सिखों के लिए हो, और ये हर कोई नहीं करता, ये सिर्फ जो खालिस्तानी सपोर्टर्स हैं वो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में ना लैंग्वेज, रिलीजन और जोग्राफिकल लोकेशन की प्रॉब्लम है। पहली, जो हमारा बॉर्डर लगता है पाकिस्तान के साथ, जोग्राफिकल लोकेशन, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा है रिलीजन, जम्मू कश्मीर के अंदर जो मेजॉरिटी रिलीजन है वो है आपका मुस्लिम रिलीजन, और वही डोमिनेट करता है वहाँ पे, किस पे? जितने भी बाकी माइनॉरिटी रिलीजन्स हैं उन सब पे। तो जो भी यहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं वो एथनिक मूवमेंट्स करती रहती हैं अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट्स के लिए, है ना, अपने रिकॉग्निशन के लिए, इन सब के लिए। ट्राइबल मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट होते हैं नागाज, बोडोज, गारो, खासी, जैंतियाज, इन सब, ये जो भी ट्राइब्स हैं ये करते हैं। ट्राइबल मूवमेंट्स के होते हैं, देखो जब इंडिया, अभी हमने इसमें पहला क्वेश्चन ये देखा था कि जो आपके स्टेट्स को क्रिएट किया जा रहा था। ठीक है, तो जब हम आज़ादी के बाद भारत को जोड़ रहे थे ना, तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जो हमारी स्पेशली 7 सिस्टर्स हैं, यहाँ पे मोस्टली ना ट्राइब्स रहती हैं। तो उनको ना एक डर था कि अगर हम भारत के साथ जुड़ जाते हैं तो कहीं हमसे हमारा कल्चर ना छिन जाए। और मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताती हूँ, जिस तरीके से मेरे लिए मेरे भगवान हैं, आपके लिए आपके भगवान हैं, ठीक है, जिसको भी आप मानते हैं, ऐसे जो ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं ना, जो ट्राइब्स होती हैं, एथनिक ग्रुप्स होते हैं, इनके लिए इनका कल्चर,
इनके ट्रेडिशन, इनके फेस्टिवल, इनका वे ऑफ लिविंग, इनकी सराउंडिंग, यही सब पूजनीय है, यही सब गॉड है। तो इन्हें डर था अगर ये भारत के साथ जुड़ जाएंगे तो ऐसा तो नहीं इनसे इनका कल्चर छीन लिया जाएगा। आप इमेजिन करो ना, नागालैंड में एक पर्टिकुलर जंगल में कोई, मतलब एक जंगल में कोई पर्टिकुलर ट्राइब रहती है, आप उसको ला के महाराष्ट्र में खड़ा, मुंबई में खड़ा कर दो, गुरुग्राम में कर दो, फरीदाबाद में कर दो, दिल्ली में कर दो, तो कितना मुश्किल हो पाएगा। कहाँ वो जंगलों में रहते हैं, अलग कपड़े पहनते हैं, अलग खाना खाते हैं, अलग भाषा है उनकी, कहाँ आपने यहाँ पे उनको दिल्ली में लाके खड़ा कर दिया। तो यही डर था कि वो इंडिया के साथ नहीं जुड़ना चाह रहे थे, लेकिन पीसफुल अकॉर्ड जो है, डायलॉग जो है, और उसके बाद वो भारत के साथ जुड़ गए। ठीक है, ये होते हैं एथनिक मूवमेंट्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, राइट अ नोट ऑन कम्युनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलो, कम्युनल नाम से पता चल रहा है कम्युनिटी की बात हो रही है। अगेन जो एथनिक ग्रुप में पढ़ा था वही यहाँ पे आएगा। कम्युनल मीन्स समथिंग शेयर्ड और यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। इट रेफर्स टू थिंग्स दैट आर फॉर द कम्युनिटी और फॉर एवरीवन रादर देन फॉर जस्ट वन पर्सन। ये कह रहे हैं जो कम्युनल ग्रुप्स होते हैं ना, कम्युनल नाम से पता चल रहा है इसे कम्युनिटी जो आपस में अपनी एंसेस्ट्री, हिस्ट्री, कल्चर, रिलीजन, लैंग्वेज, फूड, ये सब शेयर करते हैं। किसी एक इंसान की बात नहीं हो रही है यहाँ, पूरे ग्रुप की बात हो रही है। ठीक है। In pre-independence India, political leaders described the Indian Muslim League a communal organization. देखो, आज़ादी से पहले जो मुस्लिम्स थे, मुस्लिम लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, वो इंडियन मुस्लिम लीग को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन बताते थे, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक पर्टिकुलर कम्युनल यानी कि कम्युनिटी किससे, मुस्लिम से मिलके बनी है। वहीं फॉर मेनी मार्क्सिस्ट एंड यूरोपियन स्कॉलर्स इट रिप्रेजेंटेड मुस्लिम नेशनलिज्म। वहीं जो मार्क्सिस्ट थे और यूरोपियंस थे, स्कॉलर्स थे, उनके लिए वो जो कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन थी वो एक मुस्लिम नेशनलिज्म था। ठीक है। तो अब क्या होता है, इन 1946 ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम वोटेड फॉर द मुस्लिम होमलैंड इन द बिलीव दैट द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान। अब क्या होता है, जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी इंडियन मुस्लिम्स थी, अब वो डिमांड करते हैं, वोट करते हैं मुस्लिम होमलैंड के लिए। कब? 1946 में। और रिजल्ट क्या निकलता है? इंडिया और पाकिस्तान, है ना, बंटवारा। So communal identity can be formed on territorial, cultural, ethnic, religious basis or on a combination of these all too. ये कह रहे हैं जो कम्युनल आइडेंटिटी होती है ना, वो टेरिटोरियल बेस पे भी बन जाती है, कल्चर पे भी बन जाती है, एथनिक, रिलीजियस और इन सब पे भी बन जाती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल दूँ कि एक सोसाइटी में जो लोग रहते हैं उनकी दूसरी सोसाइटी वालों से अगर लड़ाई होती है तो सबकी होती है ना, कोई बात होती है तो वो सबकी होती है। अब उस सोसाइटी में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और अलग अलग कास्ट कम्युनिटी के लोग रहते हैं, उसके बाद भी, लेकिन क्योंकि वो एक सोसाइटी एक बाउंड्रीज के अंदर है ना, तो वो एक कम्युनिटी है। जैसे कम्युनिटी हॉल होता है, किसी उसी जो सोसाइटी के लोग हैं वही उसको यूज़ करेंगे, है ना। तो ऐसी कम्युनल आइडेंटिटीज़ भी ऐसी बनती हैं। अब यहाँ पे मुस्लिम्स का तो हमने पढ़ लिया, बट हिंदू भी हैं, सब कम्युनल लाइन्स पे आए हैं। ठीक है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैव बीन मोबिलाइज्ड इन कम्युनल लाइन्स। हिंदूज का क्या है, देखो, फॉर हिंदूज इंडिया इज नॉट ओनली देयर मदरलैंड, it is also their sacred land. They claim that it is the land of their saints and sages. It is where their sacred rivers flow and their history was created and they have full claim over the territory. देखो, ये कह रहे हैं हिंदुओं के लिए इंडिया सिर्फ उनकी, सॉरी, हाँ भारत है ना, इंडिया, कह रहे हैं कि भारत सिर्फ मातृभूमि नहीं है, ये बहुत ही हमारी पुण्य भूमि है, पवित्र भूमि है, जहाँ पे हमारे साधु संत रहे हैं, जहाँ पे हमारी पवित्र गंगा यमुना जैसी नदियाँ बहती हैं, जहाँ पे हमारी पूरी हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है। ठीक है, तो इसलिए हिंदू का कहना है कि जब सब कुछ हमारा, हमारी नदियाँ, साधु संत, सारी चीज़ें, तो ये सेपरेट, मतलब सॉरी, ये पूरा जो लैंड है, जो पूरा इंडिया है, इस पे हमारा क्लेम है। इसी को लेके आपके हिंदू कम्युनल रिलीजियस मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। अब एक और है, वो क्या इश्यूज हैं जिसके बेस पे हमें ये मूवमेंट देखने को मिलते हैं। क्यों होते हैं ये मूवमेंट? सिर्फ इसलिए कि सिर्फ हिंदू यहाँ पे रहेंगे और कोई नहीं रहेगा क्योंकि हमारी मातृभूमि है, क्योंकि गंगा मैया बह रही हैं? नहीं, रिलीजियस इश्यूज टुक द शेप ऑफ हिंदू कम्युनलिज्म। हिंदू कम्युनलिज्म के पीछे बहुत सारे रिलीजियस इश्यूज हैं, धार्मिक मुद्दे हैं। और वो कौन से हैं? पहला है आपका, अच्छा पहले रीड कर देती हूँ, ठीक है, फिर समझते हैं। द इशू ऑफ कन्वर्जन, बैन ऑन काउ स्लॉटर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिंदी, हिंदुआइजेशन ऑफ एजुकेशन, asserting the claim of Hindu homeland remained vibrant even after independence, adding further issues like uniform civil code,
removal of Article 370, demolition of Babri Masjid and construction of Shri Ram temple on the same place and subsequent attack on Christian missionaries movement आर्य समाज, RSS और VHP। अब देखो जो रिलीजियस इशू है ना जिसकी वजह से हिंदू कम्युनलिज्म होता है उसमें आपका जो सबसे पहला मुद्दा है वो है कन्वर्जन। हिंदू से मुस्लिम में जो कन्वर्जन होता है वो, या हिंदू से जो क्रिश्चियंस में कन्वर्जन होता है वो। दूसरा जो बूचड़ खाने थे, बूचड़ खाने क्या होते हैं, जहाँ पे जो गाय माता है उनको काटा जाता था, ठीक है, उनके ऊपर बैन लगवाना। हिंदी को इम्प्लीमेंट करना, जो हमारी एजुकेशन है उसमें हिंदुआइजेशन लाना, यानी कि वेदों की पढ़ाई कराना, है ना। आज के टाइम पे देखो तो एनसीईआरटीज में बहुत सारी चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिलती हैं जो शायद रियल है ही नहीं, है ना। तो वेदों की पढ़ाई करवाना। इसके अलावा धारा 370 यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद को गिराना, श्री राम मंदिर को उस जगह बनाना, क्रिश्चियन मिशनरीज, तो ये सारे मुद्दे थे जिसकी वजह से आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, RSS, VHP यानी कि विश्व हिंदू परिषद और RSS और ये सारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनी, ये जो भी समूह बने, ग्रुप बने और इन्होंने मूवमेंट किया, ठीक है। तो ये था कम्युनलिज्म इन इंडिया। चलो अगला क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। राइट अ नोट ऑन द रिस्पॉन्स ऑफ द स्टेट टू द रीजनल मूवमेंट्स। अब देखो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी ये देखा था कि स्टेट्स को रिऑर्गेनाइज किया गया था लैंग्वेज बेस पे, लेकिन बहुत सारे मूवमेंट्स भी हुए थे। तो वो जो मूवमेंट्स हुए थे, रीजनल मूवमेंट्स हुए थे बहुत सारे, उस पर स्टेट का क्या रिस्पॉन्स था, ठीक है। देखो द इंडियन गवर्नमेंट हैज रिस्पॉन्डेड टू रीजनल मूवमेंट इन डिफरेंट वे ओवर द ईयर डिपेंडिंग ऑन द नेचर एंड डिमांड ऑफ ईच मूवमेंट, क्योंकि हर मूवमेंट की अलग डिमांड होती है, अलग नेचर होता है। मान लो कोई सही डिमांड रखी है, पीसफुल मूवमेंट कर रहे हैं तो पूरी भी की जाएगी। कोई अनफेयर डिमांड रखी है और दंगे फसाद कर रहे हैं तो वो पूरी नहीं की जाएगी। तो मूवमेंट्स का जो नेचर है, जो डिमांड्स है, उसके ऊपर डिपेंड करता था कि क्या सरकार एक्शन लेगी। पहला है क्या एक्शन लेती है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इन रिस्पॉन्स टू डिमांड फॉर सेपरेट स्टेटहुड द गवर्नमेंट हैज क्रिएटेड न्यू स्टेट्स सच एज दीज। अब देखो कह रहे हैं पहला कि सरकार क्या करती है, न्यू स्टेट्स को फॉर्म करती है। जो भी डिमांड उठ रही थी सेपरेट स्टेटहुड की और ज़्यादा डिमांड थी और ज़रूरी थी, तो वहाँ पे क्या किया गया, न्यू स्टेट्स को फॉर्म किया गया। जैसे कि आंध्र प्रदेश से आपका तेलंगाना और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। देखो ना यूपी और उत्तराखंड में कितना फ़र्क है। उत्तराखंड में आपके पहाड़ है, पहाड़ी बोली है, उनका खाना अलग, उनका जो आपका कहते हैं जो हिस्ट्री है वो अलग है, सारी चीज़ें अलग हैं, यूपी वालों की अलग है ना। तो इसलिए इनको अलग कर दिया, अलग अलग पहचान देने के लिए, ठीक है। दूसरा, providing special status. Certain regions with unique challenge like Jammu Kashmir and the northeastern state were given special status under the constitution to address their needs and concerns. ये कह रहे हैं चलो पहले क्या किया था, न्यू स्टेट्स फॉर्म कर दिया, अब क्या किया, स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया। जैसे जम्मू कश्मीर है वो थोड़ा आपका यूनिक केस है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो हमारी 7 बहनें हैं, 7 सिस्टर्स हैं, उनका अलग केस है ना। तो उनको हमने संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उनकी नीड्स और कंसर्न्स को मद्देनजर रखते हुए स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया, ठीक है। स्पेशल कुछ आर्टिकल्स या कुछ ट्रीटमेंट, ये सारी चीज़ें। अगला सरकार क्या करती है, ग्रांटिंग ऑटोनॉमी, ठीक है। सो इन सम केसेस रीजन्स हैव बीन ग्रांटेड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी अलाउइंग देम टू मेक सर्टेन डिसीजन इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जांपल क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस काउंसिल इन एरिया लाइक बोडोलैंड इन असम। असम के अंदर अलग से बनाने की, किसको, बोडोलैंड, अलग से बोडो, जो बोडो ट्राइब है वो अलग से बोडोलैंड बनाने की डिमांड कर रही है, तो हमने क्या किया, ग्रांट कर दिया उनको ऑटोनॉमी। यानी कि हमने उनको बोल दिया कि जो आपका बोडोलैंड है वहाँ पे आप डिसीजन खुद ले सकते हो, आप इंडिपेंडेंट, ठीक है। अगला सरकार क्या कर देती है, क्या कर सकती है, नेगोशिएशंस और एग्रीमेंट। द गवर्नमेंट हैज एंगेज्ड डायलॉग एंड साइंड पीस एग्रीमेंट विद रीजनल लीडर्स और मूवमेंट ग्रुप एमिंग फॉर पीसफुल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल द असम एंड मिजोरम पीस अकॉर्ड। ये कह रहे हैं कि जहाँ पे लगता है बातचीत से और पीसफुल अकॉर्ड से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, वहाँ हम कर देते हैं, जैसे कि असम और मिजोरम पीस अकॉर्ड साइन हुआ था। अगला है इकोनॉमिक पैकेज एंड डेवलपमेंट। To address economic grievance, the government often announced special development package, infrastructure project and financial aid for underdeveloped region. भाई नए स्टेट को बनाने की क्यों डिमांड कर रहे हैं, अगेन इक्वालिटी चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए। तो सरकार क्या करती है कि ठीक है यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे, कुछ इकोनॉमिक ग्रीवेंसेस है ना, या कोई डेवलपमेंट पैकेज ले आएंगे, जो अंडर डेवलप्ड रीजन है उनको डेवलप करेंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा और शेयर भी कर दिया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी स्टडी और टेक।